वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स सस्पेक्ट। इस फिल्म की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस से। समय चल रहा है क्रिसमस का। आज यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने सुसाइड कमिट कर लिया है। खुदकुशी करने से पहले उसने कुछ पेपर्स पर साइन किए, बंदूक की नली अपने मुंह में रखकर खुद को मार लिया। इसका किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये खुदकुशी किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है ये भी किसी को नहीं पता। थोड़े दिनों बाद हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ क्वीन की बॉडी भी पोटोमैक रिवर में तैरती हुई मिली है। यहाँ जब माइक कुछ दोस्तों के साथ रिवर में नहा रहा था, तब इस ग्रुप के लोगों ने एलिजाबेथ की लाश को देखा। एलिजाबेथ भी जस्टिस डिपार्टमेंट में एक फाइल क्लर्क थी। इस केस की छानबीन शुरू हुई। छानबीन में ये पाया गया कि कार्ल वेन एंडरसन जिस रात एलिजाबेथ का मर्डर हुआ, उस रात एलिजाबेथ की कार में सो रहा था। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो एक ड्रम में छिपा बैठा था। उसके पास एलिजाबेथ का वॉलेट भी मिला है। कार्ल एंडरसन होमलेस है। वो डेफ वियतनाम वेटरन है। उसे पुलिस ने एलिजाबेथ की हत्या के शक में अरेस्ट किया है। अब चूंकि कार्ल एंडरसन को पकड़ा गया है, उसके डिफेंस में आगे आई है कैथलीन राइले। कैथलीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में पब्लिक डिफेंडर है। एलिजाबेथ की कार एक स्ट्रीट के पार्किंग लॉट से बरामद की गई है। कैथलीन ने जेल में एंडरसन से मुलाकात की। पहले तो एंडरसन कुछ बताने से इनकार कर रहा था, पर कैथलीन ने उससे कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम जो कुछ भी मुझे बताओगे सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा। एंडरसन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इस पर कैथलीन ने कहा, इस केस में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। जैसे ही वो जाने को हुई, एंडरसन ने उसे मारना शुरू कर दिया। यहाँ जेल के स्टाफ ने आकर एंडरसन को पकड़ा। घर जाकर भी कैथलीन ने हार नहीं मानी है। वो एक बार और एंडरसन से बात करना चाहती है। उसे लगता है कि एंडरसन ने जो हमला उस पर किया वो उसका फ्रस्ट्रेशन था समाज के प्रति। इन सब का गुस्सा उसने कैथलीन पर उतार दिया। इसके बाद वो दोबारा एंडरसन से मिलने पहुंची है। वो ये समझ चुकी है कि एंडरसन डेफ है। उसने एक नोट पर लिखकर एंडरसन से पूछा, क्या तुम डेफ हो? एंडरसन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कैथलीन ने उसे अनलॉक किया। इस पर एंडरसन ने उसके हाथ से पेन ले लिया। पेन से लिखकर उसने बताया कि वो न सिर्फ डेफ है बल्कि डम भी है। कैथलीन के नोट्स पर लिखते हुए एंडरसन ने रिवील किया। उसने कहा, मुझे वो कार अनलॉक कंडीशन में मिली थी। सर्दियों का मौसम है। इस विंटर नाइट में मुझे सोने के लिए एक गर्म जगह की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसमें सो गया। पर चूंकि एंडरसन होमलेस है, उसका कोई गवाह नहीं है जो ये साबित कर दे कि उसकी बातें सच्ची हैं। कैथलीन राइली को एंडरसन से कम्युनिकेट करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही है एंडरसन को समझने की। एंडरसन भी अपनी तरफ से सहयोग कर रहा है एलिजाबेथ की। वो भी चाहता है कि उसकी इस केस में बेगुनाही साबित हो। अब इस कहानी में प्रवेश होता है एडी सेंगर का। सेंगर एग्री बिजनेस लॉबिस्ट है। नॉर्मली वो कैपिटल हिल पर काम करता है। कैथलीन राइले ने उसे मेंबर ऑफ द जूरी के लिए अप्रूव कर दिया है। सेंगर ने इस मर्डर की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने कैथलीन राइले के साथ टीम अप किया। इस इन्वेस्टिगेशन के साथ ही सेंगर अपने लॉबिस्ट के काम में भी बिजी रहता है। वो एक बिल को पास कराना चाहता है। इस क्रम में उसने कांग्रेस वुमेन को सिड्यूस करना भी शुरू किया। सेंगर चूँकि जूरी का मेंबर है, उसे कैथलीन राइली को भी मदद नहीं करनी चाहिए, पर अनएथिकली वो कैथलीन की इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है। इन दोनों को डिप्टी अटॉर्नी जनरल पॉल ग्रे पर शक है। इन्होंने अपनी छानबीन को पॉल पर ही फोकस किया। एलिजाबेथ की बॉडी पर एक चाबी मिली थी। इन दोनों को पूरा यकीन है कि इस चाबी का ज़रूर उस जस्टिस डिपार्टमेंट से लेना देना है। उसी डिपार्टमेंट में एलिजाबेथ काम करती थी। दोनों चोरी छुपे उस फाइल डिपार्टमेंट में घुसे। इन्होंने उस चाबी से चेक किया कि इससे क्या अनलॉक हो सकता है। इन्हें यह एक फ़ाइल कैबिनेट मिली है। इस फाइल में 1968 के फेडरल केसेस की ट्रायल के ट्रांसक्रिप्ट्स मिले हैं। इन्होंने ये पाया है कि इन सभी केसेस में एलिजाबेथ ट्रांसक्राइबिंग के प्रोसेस का जिम्मा संभालती थी। यानी इन केसेस से जुड़ा कोई शख्स है जो एलिजाबेथ की मौत के लिए जिम्मेदार है। एंडरसन तो बेवजह इसमें फंस गया है। इन सब में इस केस का ट्रायल शुरू हो गया। जज नियुक्त किया गया है मैथ्यू हेम्स को। यूएस में हेम्स को लेकर रूमर फैला हुआ है। उसके बारे में रूमर है कि वो यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में प्रेसिडेंट की सीट के लिए नॉमिनी है। इस केस की कार्रवाई के दौरान हेम्स को सेंगर पर शक हुआ। उसे डाउट है कि सेंगर जूरी टेम्परिंग का अपराधी है। वो जूरी का मेंबर होते हुए भी कैथलीन की मदद कर रहे हैं। कोर्ट की नज़रों में ये अपराध है। पर हेम्स की प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है इसे साबित करने के लिए, पर वो अपने पर्सनल लेवल पर ही इन दोनों को कांटेक्ट में रहने से दूर रखना चाहता है। जब कैथलीन और सेंगर लॉ लाइब्रेरी में थे, तब हेम्स यहाँ पहुँचा। वो इन दोनों को आपस में कांटेक्ट ना करने देने की फिराक में यहाँ इन्हें फॉलो कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सेंगर को एक गोल्डन सी वस्तु मिली है। उसने कैथलीन से कहा, मुझे एक बैग लेडी से ये मिला है। ये एलिजाबेथ की बॉडी पर मिला था। इस पर प्रेसिडेंशियल सील है सिग्नेचर के साथ।
इसे कोई खरीदता नहीं है, एक प्रेसिडेंट स्पेशली गिफ्ट के तौर पर इसे देता है। ये सेनेटर्स, कैबिनेट मेंबर्स और लॉबिस्ट को दिया जाता है। कैथलीन ने कहा, रिवर गार्बेज से भरा हुआ था, ऐसे में गार्बेज में से कुछ भी एलिजाबेथ की बॉडी पर आ सकता है। सेंगर कैथलीन की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, वह यहाँ से चला गया। तभी किसी ने कैथलीन पर हमला किया। समय रहते सेंगर ने आकर कैथलीन को बचा लिया। इसमें वो जख्मी हुआ है, जबकि वो हमलावर भाग गया। कैथलीन और सेंगर को लगता है कि एलिजाबेथ ज़रूर किसी ऐसे केस में स्टंबल कर गई होगी जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक केस को फिक्स करने के लिए प्रोसिक्यूटर के साथ साथ ट्रायल जज की भी पार्टिसिपेशन जरूरी होती है। कैथलीन और सेंगर के मुताबिक इस केस की तहकीकात में इन्हें डिप्टी अटॉर्नी जनरल पॉल ग्रे के 1968 वाले केस में प्रोसिक्यूटर होने का एविडेंस मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसे ये साबित हो जाएगा कि ग्रे के एलिजाबेथ को मारने के पर्याप्त मोटिव थे। एलिजाबेथ को उस केस में सबूत मिले होंगे, उसने ग्रे को कन्फ्रंट किया होगा और ऐसे में ग्रे ने एलिजाबेथ को मार दिया होगा। इन सब में कैथलीन फिर से एलिजाबेथ की कार के पास जाती है। ये कार अभी भी उसी पार्किंग लॉट में पड़ी हुई है। वो इस कार में बैठती है। यहाँ उसे एक ऑडियो टेप मिला है। उसने पाया है कि पुलिस ने आधी अधूरी छानबीन की है, वरना उन्हें ऑडियो टेप भी ज़रूर मिला होता। ये टेप उस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का है जिसने सुसाइड कर लिया था। इसमें उस जज ने कन्फेस करते हुए कहा है, मैंने 1968 वाले केस को फिक्स करने की कॉन्स्पिरेसी की थी। मैंने ये सब एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिफेंडेंट के साथ मिलकर किया था। बदले में मुझे यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट में अपॉइंटमेंट मिल गई थी। ये टेप लिए वो जज मैथ्यू हेम्स के पास पहुंची। वो हेम्स से कहती है, मेरे पास एक एविडेंस है। पर तभी ग्रे भी मैथ्यू हेम्स के घर के भीतर से निकलता है। ये सब देखकर कैथलीन को कुछ शक हुआ। इस एविडेंस को जाहिर करने का इरादा उसने छोड़ दिया है। वो वापस अपने घर आ जाती है। कैथलीन को लगता है कि उस केस में ग्रे वकील था। वो कोर्ट हाउस जाती है। वो उस केस फाइल को ढूंढना चाहती है जो उसके इस अजम्पशन को सही साबित कर देगा। पर जब वो यहाँ पहुँची तब एक अनजान शख्स जिसका चेहरा दिख नहीं रहा, वो कैथलीन को परस्यू करता है। कैथलीन लिफ्ट से नीचे के फ्लोर पर जाती है, जबकि यहाँ भी वो शख्स उसका पीछा करता है। वो कैथलीन पर अटैक करता है। तभी सेंगर फायर अलार्म की मदद से यहाँ डाइवर्जन क्रिएट कर देता है। वो सीसीटीवी के जरिए देखता है कि कोई शख्स कैथलीन को मारने आया है। वो कैथलीन की मदद करता है। कैथलीन उस शख्स के राइट रिस्ट में चाकू से वार करती है। इसके बाद वो हमलावर यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। सेंगर कैथलीन के पास पहुँचा। कैथलीन को सही सलामत देखकर सेंगर ने उसे गले से लगाया। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। जैसे ही हेम्स जज की सीट पर बैठा, उसे ये देखकर अचंभा हुआ कि ग्रे भी कोर्ट रूम में पहुंचा है। यहाँ कैथलीन ने आश्चर्यजनक तरीके से ये कहा कि वो जज हेम्स को एक विटनेस के तौर पर बुलाना चाहती है। इस पर हेम्स गुस्सा हुआ। उसने कहा कि कैथलीन उसे टेस्टिफाई नहीं कर सकती। यहाँ कैथलीन ने सीक्रेट ओपन करती है कि उस 1968 वाले केस में लॉयर ग्रे नहीं था, बल्कि वो तो हेम्स था। उस केस को फिक्स करने के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नॉमिनेट किया गया था। कैथलीन ने आगे भी कहा, हेम्स को नॉमिनेट होने के 17 साल बाद एलिजाबेथ ने यह पाया कि केस को फिक्स किया गया था। उसने पाया था कि उसी दौरान हेम्स भी नॉमिनी था कोर्ट ऑफ अपील्स में। इसके बाद एलिजाबेथ ने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को अप्रोच किया इस मामले में, पर जब उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपनी इन्वॉल्वमेंट का खुलासा होता दिखा तब उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद एलिजाबेथ ने हेम्स को अप्रोच किया। हेम्स ने अपना राज खुलते हुए देखकर एलिजाबेथ को ही मार दिया। कैथलीन के इन आरोपों से गुस्सा होकर हेम्स अपनी सीट से उठा। उसकी दाई कलाई से खून निकलने लगा। ये वही जख्म है जिसे कल रात कैथलीन ने हेम्स को दिया था। इससे ये साबित हो गया कि हेम्स ही एलिजाबेथ का वास्तविक हत्यारा है। इस तरह एंडरसन को इस केस में बेगुनाह साबित हो जाने पर छोड़ दिया गया है। वो कैथलीन के पास जाकर उसे मुस्कुराते हुए देखता है। कैथलीन भी उसे देखकर मुस्कुराती है। उसे खुशी है कि उसने एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया। इस केस के बाद भी कैथलीन ने सैगर के साथ अपना रिश्ता जारी रखा और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। कभी कभी कानून के रखवाले ही कानून को और भी अंधा बना देते हैं। इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है कई बेगुनाहों को। ऐसे में लॉ की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ जाते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।